नमस्कार साथियों, मैं मनीष पाल आप सभी का आपके अपने चैनल लर्न एंड शेयर में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, मेरे शेर और शेरनियों, मेरे काजू कतलियों, हो जाओ तैयार और आपको होने वाला है सामाजिक विज्ञान से प्यार। तो आज हम जो लेकर के आए हैं वो है अर्थशास्त्र अध्याय 2 का भारतीय अर्थव्यवस्था क्षेत्र का वन शॉट वीडियो। और भैया देखो, कोई सा भी क्षेत्र हो, चाहे प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, सब क्या है, पैसे के पीछे भाग रहे हैं। सबको पैसा चाहिए, तो इसलिए आज हम पैसे के साथ चल रहे हैं कि पैसा ही क्या है, सबकी जरूरत है। तो अब आज हम क्या क्या पढ़ेंगे इस वन शॉट वीडियो में, हम लोग क्या क्या जानेंगे। तो जानते हैं आज हमारा टारगेट क्या है। आर्थिक गतिविधियों के बारे में जानेंगे, कौन कौन सी आर्थिक गतिविधियां होती है, आर्थिक और गैर आर्थिक में डिफरेंस क्या है, क्षेत्रों में जो ऐतिहासिक परिवर्तन हुआ है वो परिवर्तन क्या है, उस परिवर्तन के बारे में जानेंगे। फिर जहां पे रोजगार नहीं है उससे अतिरिक्त रोजगार का सृजन कैसे हो सकता है, संगठित क्षेत्र क्या है, असंगठित क्षेत्र क्या है, वो भी जानेंगे। और उसके बाद आखिरी में स्वामित्व आधारित क्षेत्र, जिसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बीच में हम डिफरेंस जानेंगे कि दोनों में क्या अलग अलग है। ये आज इस वन शॉट वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। और ये वन शॉट क्यों है, क्योंकि अंतिम वार सीरीज है हमारी, अंतिम वार सीरीज है नैया पार इन 20 आवर। 20 घंटों के अंदर आपकी नैया पार कराने की जिम्मेदारी ली है, मैंने अपने कंधों पर बोझ लिया है। और ये अंतिम वार सीरीज है। ये वार किस पर है, ये वार होगा बोर्ड टॉपर बनने पे। हमारा जो निशाना है सिर्फ और सिर्फ क्या है, सीधा बोर्ड टॉपर पे जाने का रुकना चाहिए। आपकी मेहनत सफल होनी चाहिए, हमारी मेहनत सफल होनी चाहिए, सीधी बात, नो बकवास। तो शुरू करते हैं आज। अब सबसे पहले जानते हैं आर्थिक गतिविधियां। आर्थिक गतिविधियां होती क्या है, मतलब इसे इंग्लिश में कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है इकोनॉमिक एक्टिविटीज? देखो, इकोनॉमिक आर्थिक गतिविधियों का मतलब है जहां से आपको पैसा मिलता हो। जहां आपको पैसा मिले ना, वो आर्थिक गतिविधियां है। देखो, खाना बनाने, अगर खाना बनाने कोई लेडीज बाहर जाकर के खाना बना के आती है, उसे पैसा मिलेगा, वो आर्थिक गतिविधि है। पर हमारी मम्मी, हमारी भाभी, हमारी दीदी ये जब खाना बनाती है घर पर, तो उन्हें हम पैसा नहीं देते, वो गैर आर्थिक गतिविधि है। हमें आर्थिक गतिविधियों के बारे में पढ़ना है। मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, मुझे पैसा मिलेगा। मैं किसी कोचिंग सेंटर में पढ़ाता हूँ, मुझे पैसा मिलेगा। पर मैं घर पे मेरे भतीजी को पढ़ाऊंगा, पैसा नहीं मिलेगा। छोटे भाई बहन को पढ़ाऊंगा, पैसा नहीं मिलेगा, वो गैर आर्थिक गतिविधि है। आर्थिक गतिविधि का मतलब सिर्फ इतना सा है, क्या हो, जब आपको क्या मिले, मनी मिले भैया। जब आपको क्या मिले, पैसा मिले। और जब पैसा मिले ना, तभी वो क्या है, आर्थिक गतिविधि कहलाएगी। अब इस आर्थिक गतिविधि में हम 3 गतिविधियों के बारे में पढ़ते हैं, 3 क्षेत्रों के बारे में। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और फिर तृतीयक क्षेत्र। ये 3 क्षेत्र है। इन 3 क्षेत्र पे मैं आपको आज ही बता देना चाहता हूं मेरे बच्चों, 12th तक, ग्रेजुएशन तक, जब तक आप इकोनॉमिक्स पढ़ोगे ना, ये तीनों क्षेत्र पूछे जाएंगे। इनको दिमाग में, खोपड़ी में घुसा लो, यहां से घुसा लो, रुकना नहीं चाहिए, कोई भी डाउट आपके दिमाग में नहीं रहना चाहिए। तो 3 क्षेत्र आर्थिक गतिविधि के कौन कौन से हैं? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। सबसे पहले प्राथमिक क्षेत्र। ये प्राथमिक क्यों है, क्यों इसे प्राथमिक कहा जाता है, जानते हैं। प्राथमिक क्षेत्र, जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं, तो इसे प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि कहा जाता है। प्राथमिक मतलब क्या होता है, प्राइमरी भैया। प्राथमिक का मतलब प्राइमरी है। प्राइमरी सबसे पहले भैया हमने भी पढ़ाई करी, तो सबसे पहले प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई करी, मतलब जो 1st to 5th तक की होती है उसमें पढ़ा, फिर सेकेंडरी में पढ़े, फिर हायर सेकेंडरी पढ़ी, फिर कॉलेज करी। तो प्राइमरी क्या है, जो सबसे बेसिक होती है, उस बेसिक के बारे में बात कर रहे हैं। अब प्राथमिक क्षेत्र क्या है, जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके, प्राकृतिक संसाधनों का, संसाधन क्या होते हैं, संसाधन में विकास भूगोल के चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा है। प्रकृति से जो संसाधन उपलब्ध होते हैं, उन संसाधनों का उपयोग करके हम अगर किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं, तो उसे प्राथमिक क्षेत्र में गिना जाएगा। जैसे कि मेरे बच्चों, जैसे कि हमने क्या है, कपास क्या होता है, कॉटन होता है। ये कॉटन कहां से है, किसान ने उगाया है, प्रकृति की देन हमें है। और ये कपास, इसका इस्तेमाल जब हम लोग किस में करते हैं, टी शर्ट में हम लोग करते हैं, शर्ट में हम लोग करते हैं। तो वस्तु का जो उत्पादन प्राकृतिक क्षेत्र से हुआ है, जो इसका हमने इस्तेमाल इसको बनाने के लिए करा है, ये प्राकृतिक क्षेत्र से हुआ है, प्रकृति से इसका उत्पादन हुआ है, इसलिए हम इसे क्या है, प्राथमिक क्षेत्र में जोड़ देंगे। खनिज, हमको लोहा कहां से मिलता है, सोना में कहां से मिलता है, जो मिलता है वो प्रकृति की देन है। तो जो प्रकृति के उत्पादन से हमें मिल रहा है वो प्राथमिक क्षेत्र में आ जाएगा। और प्राथमिक इसलिए है क्योंकि जब तक कृषि में काम नहीं होगा, जब तक खनिज में आपके पास संसाधन नहीं होंगे, जब आपके पास जल नहीं होगा, तो सारी चीज बेकार है। आप कोई भी चीज, कोई भी वस्तु नहीं बना सकते। इसलिए प्राथमिक ये है। अगर आप लोग कभी ABCD नहीं पढ़ते, आप क ख ग नहीं पढ़ते, तो क्या आप डायरेक्ट 8th की 9th की 10th की स्टडी कर पाते? क्या नहीं कर पाते ना। प्राथमिक है, प्राइमरी है, बेसिक है, तो बेसिक जरूरी है।
प्राथमिक क्यों? अब जैसे ये बच्चा सोच रहा है, आपने भी बहुत सोचा होगा प्राथमिक क्यों, प्राथमिक क्यों, पर मैंने तो आपको बता ही दिया, क्योंकि ये उन सभी उत्पादों का आधार है जिन्हें हम क्रमश निर्मित करते हैं, ठीक है, बना रहे हैं, निर्मित कर रहे हैं। जैसे हम लोग आपको बोर्ड टॉपर निर्मित करना चाहते हैं, बोर्ड टॉपर बनाना चाहते हैं हम लोग आपको, तो निर्मित करना, तो जो भी सामान हम लोग निर्मित करेंगे, जो भी सामान हम लोग बनाएंगे ना, उसके सेंटर में क्या है, उसके सेंटर में सारे के सारे क्या होंगे, प्राकृतिक संसाधन होंगे। क्या होंगे? प्राकृतिक संसाधन होंगे। अगर प्राकृतिक संसाधन नहीं होंगे, भैया मैंने बोला ना, कॉटन की शर्ट, कॉटन की टी शर्ट बनाने के लिए कपास की जरूरत है, और कपास कहां पर उगेगी? कपास उगेगी खेतों में, और खेत क्या है? हमारा प्राकृतिक संसाधन है, प्रकृति की देन से वो कपास उगाया जा रहा है। अगर हमें खनिज लोहा मिलता है, लोहे से हम लोग कोई चीज बनाते हैं, लोहा क्या है? प्रकृति की देन है, वो किसी जगह पे, किसी विशेष स्थान पे वो पाए जाते हैं। ये सभी बातें हमने क्या है, संसाधन विकास के चैप्टर में पढ़ी है। तो सभी उत्पादों का क्या है, क्या आधार होगा वो, क्योंकि हम अधिकांश प्राकृतिक उत्पाद कृषि से, डेयरी से, मत्स्य और वनों से प्राप्त करते हैं, इसलिए इस क्षेत्र को कृषि एवं सहायक क्षेत्र भी कहा जाता है। अब देखो, जो भी हम अधिकांश जो प्राकृतिक संसाधन हमें कहां से मिलता है? कृषि से, ठीक है। डेयरी से मतलब दूध मिल जाए आप लोगों को, मत्स्य मछलियों का, वनों जंगलों से, यहां से जब प्राप्त होता है ना, मतलब इस प्राथमिक क्षेत्र में ना सबसे इंपॉर्टेंट कुछ है ना, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? कृषि इंपॉर्टेंट। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? कृषि इंपॉर्टेंट है। अभी मैं ना आज ही गाड़ी पे आ रहा था, तो मैं देख रहा था एक जना आगे गाड़ी पे चल रहा था, और उसने पीछे क्या लिखवा रखा था पता था? अपनी गाड़ी के क्या लिखवा रखा था अपनी गाड़ी के पीछे? नो फार्मर्स, नो फार्मर्स, नो फूड। नो फार्मर्स नो फूड, मतलब किसान नहीं तो खाना नहीं। और किसान क्या कर रहे हैं? कृषि तो कर रहे हैं। कृषि सबसे इंपॉर्टेंट है, कृषि सबसे बड़ा आधार है, और इसीलिए क्या है, हम प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कह देते हैं। और ये बाकी जो द्वितीय क्षेत्र है, तृतीय क्षेत्र है, उसमें सहायता प्रदान करता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? सहायक क्षेत्र भी कहते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कृषि क्षेत्र के बारे में लिखो, तो भैया कंफ्यूज मत हो जाना, अपनी बत्ती मत बुझा देना, बत्ती गुल मत होने देना, याद रखना कृषि क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र एक ही बात है। जैसे कि ये देखो, वाह वाह वाह, मस्त मस्त से एप्पल आपको दिख रहे हैं, दूध आपको दिख रहा है, दूध पियो, बढ़िया, बिल्कुल मस्त रहो और बिल्कुल तैयारी करते रहो। जैसे कपास की खेती, ये एक मौसमी फसल है। कपास के पौधों की वृद्धि के लिए हम मुख्यतः न कि पुण्यतः प्राकृतिक कारकों जैसे वर्षा, सूर्य का प्रकाश और जलवायु पर निर्भर है। अतः एक कपास एक प्राकृतिक उत्पाद है। देखो, अब कपास की खेती एक मौसमी फसल है, मौसम के अनुसार करी जाती है। अब इसकी पौधों की वृद्धि के लिए हम क्या है, मुख्य मतलब मेन रूप से, पुण्यतः पूरी तरीके से तो नहीं, पर मेन अगर ज्यादा अगर हम डिपेंड है, किस पे डिपेंड है? हम प्रकृति पे डिपेंड है। हमें उसका सूरज की रोशनी चाहिए, हमें पानी चाहिए, हमें वर्षा चाहिए, तो इसलिए क्या है, वो प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक उत्पाद है। ये देखो, ये आपको एक वुलन का वो दिख रहा है, ऊनी जो है। तो अब आप ये बात देखिएगा, जैसे आपको घरों में भी सर्दी के समय में मदर ऐसे ऊन से वो स्वेटर्स बनाना है और भी काम ऐसे करती है, वो दिखाए। अब आ जाते हैं द्वितीय क्षेत्र पे। अब देखो, पहले वाले ने क्या करा? पहले वाले ने प्रकृति की सहायता से क्या कर दिया? हमें कच्चा माल प्रोवाइड करवा दिया। प्राथमिक क्षेत्र ने क्या करा है? प्रकृति की सहायता से हमें कच्चा माल दे दिया, हमें कपास उगा करके दे दिया कि लो बनाओ जितनी शर्ट और टी शर्ट बनानी है। पर दिमाग लगाओ मेरे बच्चों, शर्ट टी शर्ट बनाएगा कौन? हर घर में तो शर्ट टी शर्ट बनती नहीं है। ये शर्ट और टी शर्ट बनेगी कहां पे? ये शर्ट और टी शर्ट बनेगी फैक्ट्री में बनेगी। कहां पर बनेगी? उद्योग में बनेगी। और ये उद्योग वाला जो क्षेत्र है, जहां पे क्या हो, इंडस्ट्री हो, जहां पे मैन्युफैक्चरिंग हो, जहां पे क्या हो, विनिर्माण करा जा रहा हो। क्या करा जा रहा हो? वापस से बोलो, क्या करा जा रहा हो? विनिर्माण करा जा रहा हो, निर्मित करा जा रहा हो, बनाया जा रहा है नहीं, बनाया जा रहा है। कपास को ऐसे लेकर के मैं ऐसे अपने बदन पे नहीं चिपका सकता। मुझे शर्ट मिल जाए, मुझे टी शर्ट मिल जाए तो ही अच्छा लगूंगा। तो इसलिए क्या है, निर्मित करा जा रहा है, बनाया जा रहा है। और ये जो जब बनाने का जो काम होता है ना, वो किसका होता है? द्वितीय क्षेत्र का होता है। सेकेंडरी सेक्टर, सेकेंडरी क्यों, द्वितीय क्यों? क्योंकि प्राथमिक तो पहले वाला था। अगर वो ही कच्चा माल नहीं देगा तो भैया क्या उगाओगे? किसको बनाओगे? अगर जैसे बच्चे ही नहीं होते तो फिर हम किसको पढ़ाते? और अगर टीचर ही नहीं होते तो फिर कौन पढ़ाता? तो इसलिए प्राथमिक को आप समझने की कोशिश करिए। द्वितीय, इन गतिविधियों के अंतर्गत प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली के जरिए क्या बोला? विनिर्माण प्रणाली, ठीक है। निर्माण करना है, हमें मैन्युफैक्चर करना, बनाना है। विनिर्माण प्रणाली के जरिए अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है। तो क्या है, जो प्राकृतिक उत्पाद थे, अब प्राकृतिक उत्पाद जैसे कपास था हमारे पास, देखो एक ही उदाहरण को पकड़ के चलो। बहुत से टीचर बीच बीच में उदाहरण बदल देते, नहीं, एक उदाहरण से पूरा चैप्टर समझ जाओ।
तो कपास क्या है, कपास जो प्राकृतिक उत्पाद है, उस कपास के प्राकृतिक उत्पाद से हमें क्या है बना करके दिया, शर्ट बना करके दी। तो ये जो परिवर्तन करा है ना, यही क्या है, विनिर्माण है। यहां वस्तुएं सीधे प्रकृति से उत्पादित नहीं होती बल्कि निर्मित की जाती है, इसलिए विनिर्माण की प्रक्रिया अपरिहार्य है। तो यहाँ पे वस्तु सीधी क्या है, प्रकृति से उत्पादित नहीं होती। हमारे पास सीधी शर्ट किसी पेड़ पौधे पे नहीं लगती है, टी शर्ट नहीं लगती, ये क्या है, बनाना पड़ता है, निर्मित करना पड़ता है। यही प्रक्रिया किसी कारखाना, किसी कार्यशाला, घर में हो सकती है। तो देखो ये जो प्रक्रिया है विनिर्माण करने की, बनाने की जो प्रक्रिया है, ये किसी कारखाना में मतलब फैक्ट्री में भी हो सकती है, कार्यशाला जो वर्कशॉप है वहां पर भी हो सकती है, और घरों में भी होती है। आप देखते हो घरों में भी शर्ट टी शर्ट्स बनाने के काम है, ये काम चलते रहते हैं, तो वो होता है। जैसे ये आपको एक दिखाया, बिस्किट बनाने की कंपनी है बिस्किट का अपन एक उदाहरण भी लेंगे, तो बिस्किट बनाने में भी जैसे भाई सबसे पहले क्या हो, गेहूं आए, ठीक, फिर गेहूं को उसको पिसाया जाए, ठीक है, और फिर उसका आटा बनता है, और आटा बनने के बाद हम उसे बिस्किट में यूज करते हैं। तो वो भी एक पूरा प्रोसेस है, बनाया जा रहा है। हमें क्या मिला था, हमें प्राकृतिक उत्पादन से सिर्फ गेहूं मिला था, हमें सिर्फ और सिर्फ जो मिला वो व्हीट मिला, बाकी तो क्या है, बिस्किट तो हम लोगों ने बनाया। गन्ने को कच्चे माल के रूप में उपयोग कर हम चीनी और गुड़ तैयार करते हैं, बिल्कुल करते हैं, कृषि वाले चैप्टर में पढ़ा होगा आपने। जैसे कपास के पौधे से प्राप्त रेशे का उपयोग कर हम सूत काटते हैं और कपड़ा बनाते हैं, तो कपास के पौधे का क्या है, फिर उससे कपास निकाल करके सूत काटते हैं और कपड़े बुनते हैं। क्योंकि ये क्षेत्र क्रमश संवर्धित विभिन्न प्रकार के उद्योगों से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। तो मतलब मैंने क्या कहा, जो भी कच्चे माल का परिवर्तन करके आपको अंतिम वस्तु बना करके देगा, वो कहां बनेगी, उद्योगों में बनेगी, इसलिए हम इसे क्या कह रहे हैं, औद्योगिक क्षेत्र कह रहे हैं। ये देखो जिस प्रकार से बहुत बड़ी फैक्ट्री है, वहां पे किसी ना किसी चीज का निर्माण हो रहा है। अब आ जाते हैं तृतीय क्षेत्र पे। अब आप लोगों की क्या है, दिमाग की बत्ती हो गई कुल, बोलोगे सर पहले वाले ने कच्चा माल दे दिया, दूसरे वाले ने बना दिया, तीसरे वाले की जरूरत क्या है, क्यों जरूरत है तीसरे क्षेत्र की, बिल्कुल जरूरत है भैया। कच्चा माल बनाना बिल्कुल बना, इस कच्चे माल को फैक्ट्री तक पहुंचाएगा कौन पहुंचाएगा, परिवहन पहुंचाएगा, ट्रांसपोर्टेशन पहुंचाएगा। तो जो ट्रांसपोर्टेशन है वो तृतीय क्षेत्र में आता है, ठीक है। अब इस कच्चे माल को विनिर्मित कौन करेगा, कौन विनिर्मित करेगा, उद्योग विनिर्मित करेगा। अब उद्योग को विनिर्माण करने के लिए पैसा तो चाहिए, पैसा कहां से आएगा, बैंक से आएगा। तो बैंक क्या है भैया, बैंक भी तो तृतीय क्षेत्र में आता है। तृतीय क्षेत्र का मतलब है, हमेशा ध्यान रखिएगा, तृतीय क्षेत्र हमें वस्तु नहीं देता, तृतीय क्षेत्र हमें वस्तु नहीं देता, तृतीय क्षेत्र हमें सेवा देता है। तृतीय क्षेत्र हमें सेवा देता है। और वस्तु क्या होती है, वस्तु टेंजिबल होती है, मतलब छू करके। स्मार्ट बोर्ड क्या है, वस्तु है, छू सकते हो, पर हमारी भावनाएं, आपके प्रति हमारा डेडिकेशन, ये हमारी सेवा है, आप इसे नहीं छू सकते। टेबल है, इसे आप छू सकते हो, पर हमारी मेहनत जो हम आप लोगों के लिए कर रहे हैं, या आप अपने माता पिता के लिए जो मेहनत कर रहे हो सुनहरे सपनों के लिए, उसे छू नहीं सकते, महसूस कर सकते। सेवाओं को महसूस किया जा सकता है, सेवाओं को महसूस किया जा सकता है, वस्तु को महसूस नहीं, वस्तु को छूकर भी देखा जा सकता है। तो वस्तु है ना, वस्तु प्राथमिक क्षेत्र में आती है, द्वितीय क्षेत्र में आएंगी, पर सेवाएं सिर्फ और सिर्फ तृतीय क्षेत्र में आएंगी। जितनी भी सेवा है वो क्या है, तृतीय क्षेत्र में ही आएंगी। अब आप कहोगे सर बैंक वालों ने पैसा दिया, उसे तो छू करके देख सकते नहीं, पर वो पैसा उन्होंने दिया, वो पैसा तो आप उन्हें लौटाओगे एक समय के बाद, पर वो आपको उस समय के बीच में, देने और लेने के बीच में जो आपका काम निकाल दिया, वो आपकी हेल्प है, वो आपकी हेल्प है। उनका काम पैसा देना था, वो उसे यूज करना था आपके हाथों में ना। तो इसलिए सेवा क्षेत्र क्या है, तृतीय क्षेत्र में है, इसलिए तृतीय क्षेत्र को क्या है, सेवा क्षेत्र भी कहा जाएगा। ये गतिविधियां प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के विकास में मदद करती है। ये गतिविधियां स्वतः वस्तुओं का उत्पादन नहीं करती, बल्कि उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग या मदद करती है। तो ये क्या है, विकास में मदद करती है, प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र के विकास में मदद करती है। अब जैसे मान लो कपास उगा दिया गया, कपास लग गया, अब उस कपास को फैक्ट्री तक पहुंचाने का काम कौन करेगा, ये ट्रक लेकर के जाएगा। उन्होंने सारा सामान बना दिया, पूरी टी शर्ट बना गई, दुनिया भारत के अलग अलग शहरों में पहुंचाने में कौन पहुंचाएगा, ये लोग पहुंचाएंगे। सेवा देने का जो काम है वो इन लोगों का काम है। तो सहयोग और मदद करती है, स्वतः मतलब खुद वस्तुओं का उत्पादन नहीं करती है, उत्पादन तो किसका कर रही है, सेवा का उत्पादन कर रही है। और जैसे कि आप सभी देखते हो हमारे देश में जीएसटी लगता है, क्या लगता है, जीएसटी लगता है, वस्तु एवं सेवा कर। क्या लगता है, वस्तु एवं सेवा कर। टैक्स है ये, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। वस्तु, जितनी वस्तु प्राथमिक द्वितीय क्षेत्र जितनी वस्तु, उन पे टैक्स लगाओ। और सेवा जो तृतीय क्षेत्र है, आप जो पढ़ रहे हो ना, उस पर भी टैक्स लगता है। कितना टैक्स लगता है, 18%। कितना, 18% टैक्स सरकार लगाती है।
चूंकि यह गतिविधियां वस्तु के बजाय सेवाओं का सर्जन करती है, इसलिए तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। और ये क्या है, वस्तु का नहीं सेवा का उत्पादन करे, इसलिए सेवा क्षेत्र कह रहे हैं। अब ये सोच रहा है, ये है ना पढ़ाई कर रहा था, तो पढ़ाई करते करते ये सोचने लगा प्रत्येक क्षेत्र की विविध वस्तु और सेवाओं की हम गणना कैसे करते हैं और कुल उत्पादन को कैसे जानते हैं। गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। डॉक्टर कलाम कहते थे स्टूडेंट की पहचान है कि वो सवाल करे, तो इसने सवाल करा है कि प्रत्येक क्षेत्र की जो अलग अलग वस्तुएं सेवाएं हैं उसकी गणना हम काउंटिंग कैसे करते हैं और कुल उत्पादन का कैसे पता लगाते हैं। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। वस्तु और सेवाओं की वास्तविक संख्या का योग करने के स्थान पर हम उनके मूल्यों का उपयोग किया जाना चाहिए। हम क्या है, वस्तुओं की क्या है काउंटिंग नहीं, हम मूल्य का उत्पादन करते हैं। जैसे मान लो कि भैया 3 फैक्ट्री है, ए बी सी। अब है ना, अब पता चला ए ने 10 कुर्सी बनाई और 10 कुर्सी बनाई, सबकी जो कीमत है वो 500 रखी, तो 5000। इसने मान लो 20 बनाई तो 10,000 और उसने 40 कुर्सी बनाई तो 20,000 टोटल। अब हम ये काउंटिंग नहीं करेंगे ये 10 बना रहा है, 20 बना रहा है, 40 बना रहा है, हम टोटल कितना देखेंगे, 35,000। रुपए कितने हैं, 35,000 आए हैं। 35,000 पे क्या करो, टैक्स लगा दो। सरकार का तो काम ही टैक्स लगाना है। ध्यान रखें, यहां एक सावधानी बरतने की जरूरत है। उत्पादित और बेची गई प्रत्येक वस्तु या सेवा की गणना करने की जरूरत नहीं है, केवल अंतिम वस्तु और सेवाओं की गणना करना ही औचित्य है। देखो अब अंतिम वस्तु क्या होती है, 2 प्रकार की वस्तु आप देखोगे, मध्यवर्ती वस्तुएं और अंतिम वस्तुएं। मध्यवर्ती वस्तुएं और अंतिम वस्तुएं। मध्यवर्ती वस्तुओं का मतलब नाम से पता चला मध्य, जो आपके बीच में पूरे प्रोसेस में इस्तेमाल हो रही है। अंतिम वस्तु क्या है, जो बिल्कुल फाइनल प्रोडक्ट है। भाई मेरे पास शर्ट और टी शर्ट बनकर क्या है, ये अंतिम वस्तु, ये अंतिम है, फाइनल गुड है मेरे लिए, ये अंतिम है। तो अंतिम वस्तु वो होती है। और मध्यवर्ती, अब जैसे शर्ट बनने में क्या क्या लगा, कपास लगा होगा, कॉटन लगा होगा, या जिसकी भी बनाई है, सिल्क की, नायलॉन की, जिसकी भी बनी होगी वो सामान लगा। फैक्ट्री में जो लेबर थी उसका पैसा लगा, मशीन चली उसका पैसा लगा, ठीक है, और फिर उसको दुकानों तक पहुंचा गया उसका पैसा लगा। ये सारी क्या है, मध्यवर्ती है, बीच में काम आ गई। तो पर हम हर चीज को काउंट नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, जो अंतिम वस्तु, जैसे मान लो कि 500 रुपए एक शर्ट है, तो 500 रुपए ही काउंट करो। कैसे करो, अभी आपको और भी एग्जांपल्स में आगे समझाऊंगा, देखिएगा। केवल अंतिम वस्तु और सेवा की ही गणना क्यों करी जाती है, गुड क्वेश्चन। अंतिम वस्तु क्या होती है वो जानो। अंतिम वस्तु वे वस्तुएं होती है जो उपभोक्ता के पास पहुंचती, उदाहरण के लिए चॉकलेट, बिस्कुट, अलमारी आदि। देखो अब एक बात ध्यान रखिएगा, उपभोक्ता बोला है, उपभोक्ता का मतलब कंज्यूमर होता है। याद रखिएगा क्या होता है, कंज्यूमर होता है। जो सामान को कंज्यूम कर रहा है, जो उसे यूज कर रहा है, उसे कहते हैं उपभोक्ता, उसे कहते हैं कंज्यूमर। तो इन्होंने क्या बोला, अंतिम वस्तु वे वस्तुएं होती है जो उपभोक्ताओं के पास पहुंचती। जो आपके पास आ रही है वो अंतिम वस्तु है भैया, जो आपके पास आ रही है वो अंतिम वस्तु है, आप उसे काउंट करो। जैसे कि चॉकलेट पहुंच गया, जैसे बिस्किट पहुंच गया, जैसे ये पहुंच गया, ये सब कुछ आपके पास क्या है, अंतिम वस्तु है। जैसे कि हमारा लेक्चर आपके पास आ रहा है, दैट इज द फाइनल गुड, ये अंतिम वस्तु है। पर इसके पीछे पीपीटी बनाने का काम, टाइपिंग होने का काम, फिर वीडियो एडिटिंग का काम और बहुत से जो हजारों काम है वो अलग है, वो सब मध्यवर्ती है। आपके लिए फाइनल गुड क्या, आपके लिए अंतिम वस्तु क्या है, सर का वीडियो आना चाहिए, तो दैट इज द अंतिम वस्तु। तो अंतिम वस्तु ये होती है। मध्यवर्ती क्या वस्तु क्या है, ये ऐसी वस्तुएं होती है जो अंतिम वस्तु के उत्पादन में प्रयोग की जाती है। जो उत्पादन जब चलेगा, उत्पादन क्या कहते हैं, उत्पादन को इंग्लिश में प्रोडक्शन। तो जो प्रोडक्शन चलेगा, इस प्रोडक्शन के दौरान जो भी चीजों का इस्तेमाल होगा वो सब क्या है, मध्यवर्ती वस्तु है। और आपने कक्षा 9वीं में पढ़ा होगा, उत्पादन के 4 कारक होते हैं। कौन कौन से, भूमि चाहिए, श्रम चाहिए, पूंजी चाहिए और मानव पूंजी चाहिए। मध्यवर्ती वस्तुएं अंतिम वस्तु और सेवाओं के निर्माण में इस्तेमाल की जाती है। अंतिम वस्तुओं के मूल्य में मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य पहले से ही शामिल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है, क्या बोला है, जब हम अंतिम वस्तु की बात कर रहे हैं, जब हम अंतिम वस्तु की बता रहे कि इस अंतिम वस्तु की इतनी कीमत होगी, 500 रुपए है, तो इस 500 रुपए में ये मान लो कि वो सारी चीजें आ जाएंगी। जो भी खर्चा मध्यवर्ती वस्तु का भी खर्चा लगा है वो सारा का सारा उस 500 रुपए में इंक्लूड है। आपसे सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक आखिरी बार में जो अंतिम वस्तु खरीद रहे हो उसी का पैसा लिया जाएगा। हम एक ही वस्तु के मूल्य की गणना कई बार करते हैं, तो हम एक ही वस्तु की जो मूल्य की गणना है बहुत बार करते हैं। वो देखो, अब देखो इस उदाहरण को आप बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब एक किसान ने क्या करा किसान क्या कर रहा है, गेहूं का उत्पादन करता है, ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र बिल्कुल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। गेहूं का उत्पादन इसने करा। अब अपन मान करके चलते हैं, जैसे कि इसने जो 1 किलो गेहूं दिया है वो 50 रुपए का दिया है, ठीक है। कितने का दिया है, 50 रुपए का। ये उदाहरण समझ लेना, पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा,
कि भाई क्यों काउंटिंग करते हैं, मध्यवर्ती वस्तु को क्यों छोड़ रहे हैं, अंतिम वस्तु को क्यों गिन रहे हैं। 50 रुपए का लिया। अब ये 50 रुपए मतलब मान लो हमने, जैसे ज्यादा नहीं लेंगे, 10 किलो मान लो, 10 किलो गेहूं हमने लिया। अब 10 किलो गेहूं में मतलब 500 रुपए क्या करा, ये किसको दे दिए, 500 रुपए हमने इसको दे दिए। इस 50 रुपए के हिसाब से जब उसने हमें गेहूं दिया, तो उसने क्या करा, उसमें सब कुछ जोड़ लिया, अपनी मेहनत भी जोड़ ली, जितना खर्चा उसके गेहूं के उत्पादन में आया सब कुछ जोड़ लिया, और 50 रुपए के हिसाब से हमने दे दिया 10 किलो गेहूं दे दिया। आई बात समझ में। अब ये क्या गया, ये चक्की पीसने वाले के पास गया। चक्की पीसने वाला क्या है, एक तरीके से उद्योग में तो है, मशीनरी लगा के बैठा है वो, है ना, उद्योग में है ना। और आजकल तो आटे की चक्की घर पे भी आ गई है, ठीक है, तो मैंने कहा ना घर पे भी काम हो सकता है, तो आटे की चक्की। अब ये जब हमने 500 रुपए से ले लिए, और ये जो आटे की चक्की है ना, उसको पता है ये क्या है, जो कंपनी बिस्किट बनाती है ना उन्हीं के पास भेजता है, ठीक है, उन्हीं के पास भेजेगा। अब ये जो 500 रुपए आए, ठीक है, 500 रुपए का क्या आया, यहां पर आया। अब जब उसने पीस करके दिया, उसने पीस करके क्या करा, 300 रुपए अपने जोड़ दिए, उसमें उसने 300 रुपए अपने जोड़ दिए, तो कितने हो गए, 800 रुपए हो गए भाई पीसने के। और क्या करा, यहां से उसने यहां से यहां पर मंगवाया, जिस भी ट्रक के द्वारा, जिसके भी द्वारा बुलाया, उसको खर्चा वर्चा दे करके पूरे जो 10 किलो गेहूं है उस पर जोड़ करके 300 800 रुपए हो गए। अब ये क्या गया, ये गया कंपनी जिसने बनाया है बिस्किट, जिसने बनाया। अब जिस कंपनी ने बिस्किट बनाया है उसने 800 रुपए में क्या करा, 700 रुपए अपने जोड़ दिए, 700 रुपए क्या करा, अपने जोड़ दिए, 1500 रुपए हो गए। अब ये जो 1500 रुपए है ना, जो 700 रुपए जोड़े, उसमें कंपनी का प्रॉफिट भी है, उसमें जो कंपनी ने खर्चा करा बिस्कुट बनाने पे, ठीक है, वो भी है, जो फैक्ट्री में खर्चा है वो भी है, और जो जिस साधन के द्वारा मंगवाया वो भी है। 1500 रुपए टोटल है। अब इस 1500 रुपए में मान लो जैसे कि सरकार भी टैक्स लेगी, अब सरकार टैक्स ले तो मान लो 300 रुपए सरकार ने टैक्स ले लिया। क्या करा, सरकार ने टैक्स ले लिया, तो 1800 टोटल रुपए कितने हो गए, 1800। अब मान करके चलता हूं कि 100 पैकेट बिस्किट के बने होंगे, तो कितने, 100 पैकेट जब बिस्किट के बने तो एक पैकेट की कीमत कितनी आ गई, 18 रुपए। एक पैकेट की कीमत कितनी आ गई, 18 रुपए। अब आपको है ना, अब आपको ऐसे नहीं बोलेंगे कि भैया पहले इसके दो 5 रुपए, फिर इसके दो, इसके दो, इसके 18 रुपए आपसे टोटल ले लिए। और आप हर आइटम पे देखिएगा, आप 1 रुपए की टॉफी भी खरीदते हैं ना, तो उसमें भी लिखा हुआ आता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, मतलब सभी करों सहित जो सरकार ने यहां पे कर लिया था। ये कर भरा किसने है, कंपनी वाले ने भराया है, पर ये ले किससे रहे हैं, आपसे ले रहे हैं, क्योंकि 18 रुपए उसमें इंक्लूड है। तो ये 18 रुपए आपसे मांगे जाएंगे, ये 18 रुपए आपको देने पड़ेंगे, ये अंतिम वस्तु है। अब मान लो, अब जैसे मैं बोल दूं कि हाँ भैया 1800 यहां पर हुए, 18 यहां के दो, ठीक है, उसके बाद जैसे 1800 लेकर के चलते हैं, 1800 उसके दो, 800 इसके दो, और 500 इसके दो, ये टोटल हो गए 3100। अब इस हिसाब से तो अगर हम देखें 3100 का 100 में भाग दे, 100 पैकेट बनते हैं, तो एक पैकेट क्या है, 31 रुपए का आ गया, एक पैकेट 31 का आ गया। तो ये तो 2 बार काउंटिंग हो गई ना, पहले इसमें भी काउंटिंग चल रही है और फिर वापस हमने क्या है, इसमें भी काउंटिंग कर दी। तो इसलिए क्या है, मध्यवर्ती वस्तुओं को बार बार में नहीं जोड़ा जाता, हम अंतिम वस्तुओं को ही क्या है काउंट करते हैं, उसी की वैल्यू को काउंट करते हैं बच्चों। और अंतिम वस्तु में क्या होता है, मध्यवर्ती वस्तुओं की काउंटिंग ऑलरेडी हो चुकी होती। किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्र द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं का मूल्य उस वर्ष में क्षेत्र के कुल उत्पादन की जानकारी प्रदान करता है। अब देखो हम क्या करते हैं, हर वर्ष में प्रत्येक क्षेत्र ने जितना भी उत्पादन करा है उसकी जानकारी ले लेते हैं, सेवाओं का उत्पादन की जानकारी ले लेते हैं, और उत्पादन की जानकारी लेकर के हम क्या है, मूल्य का पता लगाते हैं कि भाई इतना मूल्य, और उससे हमें कुल उत्पादन की जानकारी हो जाती है। जैसे मान लो कि भैया है ना टोटल 5000 रुपए आए, ठीक है, 5000 रुपए की इनकम हुई है। तो अब है ना मान लो कुर्सी का मामला है, ये शर्ट का मान लो, शर्ट का मामला मान लो, तो अब 500 की एक शर्ट बिकती है, मतलब लगभग कितनी शर्ट बनी होगी, 10 शर्ट है ना, 10 शर्ट बनी होगी टोटल। तो ऐसे हम लोग पता लगा लेते हैं सर। तीनों क्षेत्रकों के उत्पादनों के योगफल को देश का सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। ये किसी देश के भीतर किसी विशेष वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तु और सेवाओं का मूल्य होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 1 विकास में भी हमने क्या है, सकल घरेलू उत्पाद ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पढ़ा है। और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में क्या है, मैंने आपको बताया था, जमीन जिसकी जीडीपी उसकी, जमीन जिसकी जीडीपी उसकी। और इसमें मैंने आपको बोला था क्या क्या बात ध्यान रखनी है, एक वर्ष के अंदर हो, ठीक है,
आपकी राजनीतिक सीमा के अंदर हो, ठीक है, और क्या बोला है, जो मूल्य है, जो बाजार मूल्य है वो, तो हम यहां पर बाजार मूल्य ही तो देख रहे हैं। तो सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है कि जो आपकी सीमा है, आपका क्षेत्र है देश का, उस क्षेत्र के अंदर अंदर जो भी उत्पादन होता है और उस उत्पादन का जो बाजार मूल्य होता है एक वर्ष के अंदर अंदर, उससे हम जीडीपी का क्या है मूल्यांकन करते हैं कि हमारी जीडीपी कितनी है। भारत में सकल घरेलू उत्पाद मापन जैसा कठिन कार्य कौन करता है? केंद्र सरकार का मंत्रालय करता है। यह मंत्रालय राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों के विभिन्न सरकारी विभागों की सहायता से वस्तु और सेवाओं की कुल संख्या और उनके मूल्य से संबंधित सूचना एकत्र करता है और तब जीडीपी का अनुमान होता है। तो अब आपसे पूछा जा सकता है कि सकल घरेलू उत्पाद का मूल्यांकन कौन करता है भारत में? तो केंद्र सरकार का मंत्रालय करता है, ठीक है। ये क्या करता है कि वह सभी राज्यों से, सभी केंद्र शासित प्रदेश, जो हमारे देश में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, वहां सबसे हिसाब मांग लेता है, भैया तुम्हारे राज्य में कितना उत्पादन हो, तुम्हारे में कितना हो, तुम्हारे में उत्पादन कितना हो, फिर उससे टोटल करके क्या है हम पता लगा लेते हैं हमारे देश की जीडीपी इतनी है। अब जानते हैं क्षेत्रकों में ऐतिहासिक परिवर्तन। क्षेत्रकों में ऐतिहासिक परिवर्तन मतलब जो अभी हमने 3 क्षेत्र पढ़े, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, इन तीनों में जो ऐतिहासिक परिवर्तन हुए, जो चेंजेस हुए, उसके बारे में हमें जानना है। सबसे पहले बोला है कि अधिकांश जो विकसित देश है, विकसित देश क्या है, जो पूरा डेवलप्ड हो चुके हैं और विकासशील जो भी विकास के रास्ते पर चल रहे हैं। देखा गया है कि शुरुआत में जब विकास की हम शुरुआत करते हैं तो वहां पर प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है, इंपोर्टेंट होता है, सक्रिय होता है। विनिर्माण की नवीन प्रणाली के प्रचलन से कारखाने अस्तित्व में आए और उनका प्रसार होने लगा। और जब विनिर्माण की प्रणाली, जब औद्योगिक क्रांति चली, देखो आप सबने इतिहास में पढ़ा होगा औद्योगिक क्रांति, तो औद्योगिक क्रांति आने के बाद क्या हुआ, बहुत ज्यादा जब कारखानों का, इनका फैक्ट्रियों का, उद्योगों का अस्तित्व में आ गया और उसका बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार हुआ। कारखानों में सस्ती दरों पर उत्पादित वस्तुओं का लोग इस्तेमाल करने लगे। कुल उत्पादन एवं रोजगार की दृष्टि से द्वितीय क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण हो गया। जब कारखानों में चीजें क्या ज्यादा उत्पादन होता था, जल्दी उत्पादन हो जाता था मशीनों से और सस्ती दर पर होता था, लोग उसे इस्तेमाल करने लगे और रोजगार में भी और उत्पादन में उसकी बढ़ोतरी हुई। कुल उत्पादन की दृष्टि से सेवा क्षेत्र का महत्व बढ़ गया। और कुल उत्पादन से क्या है, अगर उत्पादन के मामले में बात करें तो सेवा क्षेत्र सबसे ज्यादा बढ़ा है। अधिकांश श्रमजीवी लोग सेवा क्षेत्र में ही नियोजित है। विकसित देशों में यही सामान्य लक्षण देखा गया है। अधिकांश श्रमजीवी में जो लोग काम करने वाले होते हैं वो ज्यादा क्या है, सेवा क्षेत्र में है। यही हमने विकसित देशों में देखा है। अब देखो, अब आप एक बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिएगा, आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। 2 बातें समझो, एक है उत्पादन और एक है रोजगार। ओके, एक है उत्पादन का मामला और एक है रोजगार का मामला। प्राथमिक क्षेत्र में है ना, प्राथमिक क्षेत्र में उत्पादन तो गिरावट आई है। अगर हम द्वितीय और तृतीय क्षेत्र से तुलना करेंगे तो उत्पादन में तो गिरावट है, पर रोजगार में है ना, रोजगार में आज में भी सबसे ज्यादा ये प्लस पर है। आज भी अगर सबसे ज्यादा जो रोजगार दे रहा है वो प्राथमिक क्षेत्र दे रहा है। क्यों दे रहा है अभी बताऊंगा आपको। फिर आ जाओ द्वितीय क्षेत्र में। द्वितीय क्षेत्र में क्या हुआ है, बढ़ोतरी हुई है, थोड़ी बहुत बढ़ोतरी हुई है उत्पादन में, पर रोजगार अभी भी कम है। तृतीय क्षेत्र में क्या है, बढ़ोतरी बहुत ही ज्यादा हुई है, हद से ज्यादा बढ़ोतरी हुई उत्पादन में, बहुत ज्यादा उत्पादन हो रहा है, बट रोजगार अभी भी कम है। मतलब उत्पादन सबसे ज्यादा तृतीय क्षेत्र कर रहा है, पर रोजगार सबसे ज्यादा कौन दे रहा है, प्राथमिक क्षेत्र दे रहा है। तो ऐसे तो फिर हमारा तो फॉर्मूला गलत हो गया। हमारा फॉर्मूला क्या है, हमारा फॉर्मूला यह है कि हर इंसान को क्या है, अपनी जो आवश्यकताएं होती है उनको पूरा करने के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए। जो भी मूलभूत आवश्यकता है, रोटी कपड़ा मकान, जो रकम हम लोग पढ़ते हैं, उसको पूरा करने के लिए पैसा चाहिए। ये पैसा कब मिलेगा, जब रोजगार होगा, ठीक है। और रोजगार कब होगा, जब उत्पादन होगा। और जब उत्पादन कब होगा, जब ज्यादा से ज्यादा उद्योग लगेंगे। तो उद्योग लगेंगे तो उत्पादन होगा, उत्पादन होगा तो रोजगार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा तो आय बढ़ेगी। बट जब द्वितीय क्षेत्र में उत्पादन में बढ़ोतरी हुई तो फिर रोजगार में बढ़ोतरी क्यों नहीं हो पा रही, क्योंकि यहां पे जो काम 10 लोग करते थे ना, वो काम एक मशीन करने लगी। द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र ने उत्पादन बढ़ाया है, पर रोजगार की संभावना ही नहीं बढ़ाई। और प्राथमिक क्षेत्र में जैसे कृषि है ना, कृषि आज भी क्या है, चाहे उत्पादन उसका कम हो गया, वैसे हरित क्रांति के बाद बहुत तगड़ा बदलाव कृषि में आया, बट उसके बावजूद भी क्या है कि जो इंसान कुछ भी नहीं कर पा रहा है, उसके घर में अगर खेती का काम है तो वो खेती का ही काम करता है। आज भी जो रोजगार है वो क्या है, कृषि में ज्यादा है। और अभी हम अल्प बेरोजगारी की बात करेंगे, प्रचंड बेरोजगारी की बात करेंगे, तो वो हमें देखने को मिलेगा। इसमें उत्पादन में तृतीय क्षेत्र का बढ़ता महत्व। अब तृतीय क्षेत्र में क्या उत्पादन का बहुत ज्यादा महत्व बढ़ा है, मैंने आपको बताया उत्पादन बहुत ही ज्यादा बढ़ा है। 40 वर्षों में
यदि भी सभी क्षेत्रों में उत्पादन में वृद्धि हुई है, परंतु सबसे अधिक वृद्धि तृतीय क्षेत्र के उत्पादन में हुई है। तो 40 वर्षों की अगर हम तुलना करें तो सभी क्षेत्रों में वृद्धि हुई है, पर सबसे ज्यादा वृद्धि किसमें हुई है? तृतीय क्षेत्र के उत्पादन में हुई है। परिणाम वर्ष 2013-14 में भारत में प्राथमिक क्षेत्र को प्रतिस्थापित करके हुए तृतीय क्षेत्र सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र के रूप में आया। ये 40 वर्ष है कौन से? 1973-74 से लेकर के 2013-14 वाले, इन 40 सालों के बीच की ये बात कर रहा है। और उसने क्या बोला? प्रतिस्थापित क्या होता है? प्रतिस्थापित का मतलब होता है सब्स्टिट्यूट कर देना, ठीक है, जगह को बदल देना। जैसे कि मान लो क्या है, पहले आपको ये एक्स टीचर पढ़ाता था और फिर अब ये वाई आ गया, तो एक्स को क्या है? रिप्लेस कर दिया वाई ने, एक्स की जगह कौन आ गया? वाई आ गया, प्रतिस्थापित कर दिया ना, उसकी स्थान पे वो आ गया है। तो उसी प्रकार से क्या है, 2013 में सबसे ज्यादा उत्पादन के मामले में प्राथमिक क्षेत्र को स्थापित करते हुए, प्राथमिक क्षेत्र को हटाते हुए कौन आ गया? तृतीय क्षेत्र आ गया। भारत में तृतीय क्षेत्र की इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया, इतना इंपोर्टेंस क्यों है तृतीय क्षेत्र की, वो जानो। पहला कारण, 4 कारण है, इसके चारों कारण को जानो। किसी भी देश में अनेक सेवाओं जैसे अस्पताल, शैक्षिक संस्थाएं जैसे स्कूल, कोचिंग सेंटर्स, डाक सेवा, थाना कचहरी जैसे कोर्ट, ग्रामीण प्रशासनिक कार्यालय जैसे कि नगर निगम, रक्षा डिफेंस का, परिवहन ट्रांसपोर्टेशन, बैंक, बीमा कंपनी इत्यादि की आवश्यकता होती है। इन्हें बुनियादी सेवाएं माना जाता है। देखो अब तृतीय क्षेत्र में क्या आ रहा है? तृतीय क्षेत्र में सेवा आ रही है। तृतीय क्षेत्र में क्या आ रहा है? सेवा आ रही है। और सेवा की जरूरत सभी को है, विकसित देशों को भी है, विकासशील देशों की भी है। अब जैसे सेवा, अस्पताल की जरूरत है, स्कूलों की जरूरत है, कोर्ट कचहरी की जरूरत है, पुलिस की जरूरत है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नगर निगम की जरूरत है, डिफेंस रक्षा की जरूरत है, ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत है, बैंकिंग की जरूरत है। ये सारी क्या है? बुनियादी सेवाएं हैं, बेसिक है, जरूरत है। ये तो हर देश को चाहिए ही चाहिए। तो इसलिए क्या है, इसका उत्पादन बढ़ गया। किसी विकासशील देश में इन सेवाओं के प्रबंधन की जिम्मेदारी सरकार उठाती है। तो जहां पे विकासशील देश होता है जैसे कि भारत है, तो भारत में इसकी सबकी जिम्मेदारी किसने उठा रखी है? सरकार ने। तो जैसे देखो यहाँ पर मैम पढ़ा रही हैं और ये सारे के सारे बच्चे मैम को बिल्कुल देख रहे हैं कि हाँ मैम क्या पढ़ा रही हैं, ठीक है। तो बिल्कुल अभी वो मैम से पढ़ रहे हैं, पढ़ने दो उनको। द्वितीय, अब दूसरा कारण क्या है? पहला तो ये हो गया कि बुनियादी सेवाएं, दूसरा कृषि एवं उद्योग के विकास से परिवहन, व्यापार, भंडारण जैसी सेवाओं का विकास होता है। देखो अब क्या है कि अगर प्राथमिक क्षेत्र का विकास होगा, ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र का विकास होगा तो द्वितीय क्षेत्र का विकास होगा, क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र क्या है? कच्चा माल किसको देगा? इसको देगा। और जब इसको कच्चा माल देगा, यहां से यहां तक पहुंचाने में और यहां से मार्केट तक पहुंचाने में भैया कौन रोल प्ले करेगा? कौन रोल प्ले करेगा? तृतीय क्षेत्र रोल प्ले करेगा। मतलब मैं आपको बता दूं, तीनों क्षेत्र एक दूसरे से कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड। अगर प्राथमिक क्षेत्र क्या हो, अगर उत्पादन करना बंद कर दे तो द्वितीयक भी फेल है, तृतीयक भी फेल है। द्वितीयक बनाना फिर काम ना करे तो प्राथमिक और तृतीयक दोनों मिलकर कुछ नहीं कर सकते, और तृतीयक ना हो तो इनकी सेवाएं नहीं हो सकती। तो इसलिए क्या है, कृषि और उद्योग के विकास से परिवहन, व्यापार और भंडारण मतलब एक जगह इकट्ठा करने की जो ये सुविधा है ये बढ़ी है। प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र का विकास जितना अधिक होगा, ऐसी सेवाओं की मांग उतनी ही अधिक होगी। मतलब जैसे जैसे प्राथमिक क्षेत्र बढ़ेगा, जैसे जैसे द्वितीय क्षेत्र बढ़ेगा, ऑटोमेटिकली क्या होगा? तृतीय क्षेत्र खुद पे खुद ही बढ़ जाएगा, क्योंकि उसकी जरूरत है, उसकी मांग है, वो इन पे डिपेंड करती है। तीसरा कारण, जैसे जैसे आय बढ़ती है, कुछ लोग अन्य कई सेवाओं जैसे रेस्टोरेंट, पर्यटन, शॉपिंग, निजी अस्पताल, निजी विद्यालय, व्यावसायिक प्रशिक्षण इत्यादि की मांग शुरू कर देते हैं। आप नगरों में, विशेषकर बड़े नगरों में इस परिवर्तन को देख कर सकते हैं। अब जैसे देखो क्या होता है, जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ती है ना, वो क्या अच्छी सेवाओं की उम्मीद करते हैं। जैसे पहले मैं अगर 50 रुपये कमाता था और आज मैं 500 कमा रहा हूं, पहले महीने के 10 कमा रहा था, आज महीने के 50 कमा रहा हूं, मेरी इनकम बढ़ गई है, तो मैं सोच में परिवर्तन आएगा। मैं सोचूंगा सरकारी हॉस्पिटल में क्यों दिखाऊं, प्राइवेट में जाऊंगा। तो क्या हुआ, प्राइवेट में जाऊंगा मतलब डिमांड आई है, मांग उठी है कि भाई प्राइवेट में जाऊं। पहले मैं किसी भी ढाबे पे बैठ करके खाना खा लेता, ढाबे पे नहीं जाऊंगा, रेस्टोरेंट में जाऊंगा, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या है, जब लोगों की इनकम बढ़ती है ना, तो शॉपिंग मॉल की, रेस्टोरेंट जैसे बहुत बेहतरीन रेस्टोरेंट आपको दिख रहा है, पर्यटन की, घूमने फिरने की, निजी अस्पतालों की, स्कूलों की, और व्यावसायिक प्रशिक्षण जो प्रोफेशनल कोर्स की ट्रेनिंग देते हैं, उनकी डिमांड बढ़ने लगती है, और उसी से लोग क्या उसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं और वो चीजें खड़ी करते हैं। चौथा कारण है विगत दशकों में। विगत दशकों में मतलब एक दशक में कितने साल होते हैं बच्चा? एक दशक में 10 साल। तो विगत दशकों में, पिछले कुछ दशकों में मतलब 2 दशक तो 20 साल, 3 दशक तो 30 साल और 4 दशक तो 40 साल। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित कुछ नवीन सेवाएं महत्वपूर्ण एवं अपरिहार्य हो गई है। इन सेवाओं के उत्पादन में तीव्र वृद्धि हो रही है। सूचना और संचार मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। जैसा कि आप भाई इंटरनेट का देख लो, कॉलिंग का देख लो, तो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन का क्या है, सेवाएं बढ़ी है, तो उस समय क्या है, काफी वृद्धि हुई है।
सेवा क्षेत्र की सभी सेवाओं में समान रूप से संवृद्धि नहीं हुई। संवृद्धि का मतलब वृद्धि होना, बढ़ोतरी होना। अब देखो सेवा क्षेत्र में सभी जितनी भी सेवाएं, सब में वृद्धि नहीं हुई भैया। हर इंसान कोई है ना, हर इंसान टीचर बनकर के नहीं पढ़ा रहा है, हर इंसान डॉक्टर बनकर के सेवाएं नहीं दे रहा है, हर इंसान रेस्टोरेंट नहीं खोल रहा है, तो सब में क्या है, समान रूप से वृद्धि नहीं हुई है। भारत में सेवा क्षेत्र कई तरह के लोगों को नियोजित करते हैं। सेवा क्षेत्र में हम लोग बहुत से लोगों को इंक्लूड करते हैं, इंप्लॉयमेंट देते हैं, नियोजित कर रहे हैं। एक और उन सेवाओं की संख्या सीमित है जिसमें अत्यंत कुशल और शिक्षित श्रमिकों को रोजगार मिलता है। तो देखो सेवा में दो प्रकार से जोड़ रहे हैं। एक वो लोग हैं जो कुशल का मतलब एक्सपर्ट लोग हैं, शिक्षित पढ़े लिखे लोग हैं, तो ऐसे लोगों को रोजगार, जैसे कि मान लो डॉक्टर, टीचर, ठीक है, ऐसे जो लोग हैं वो है। दूसरी ओर बहुत अधिक संख्या में लोग छोटी दुकानों पर मरम्मत कार्य, परिवहन जैसी सेवाओं में लगे हुए हैं। तो जो लोग क्या है, मकान बनाने का काम करते हैं, प्लम्बरी का काम कर रहे हैं, ये जो भी काम कर रहे हैं ये भी तो सेवा ही है। एक दुकान खोल कर, जैसे देखो हम क्या कहते हैं, परचूनी की दुकान, जनरल स्टोर जैसे कहा जाता है, ऐसे लोग बैठे हैं। तो अब इनकी कोई बहुत बड़ी इनकम नहीं है, बहुत बड़ी इनकम नहीं। तो ये ऐसा ये नहीं है कि भाई जैसे भाई इसने कल यहाँ पे एक दुकान खोली, फिर एक साल बाद उसने पूरे मार्केट में 10 दुकानें खोल दी, नॉट पॉसिबल। तो मतलब सेवा क्षेत्र में भी समान रूप से क्या है, संवृद्धि या बढ़ोतरी नहीं हो रही है। अभी हम लोग क्या है इसको देखते हैं, या आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ ग्राफ है, इस एनसीईआरटी के ग्राफ को चर्चा करते हैं। यहां पे बताया कि प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र द्वारा सकल घरेलू उत्पाद में कितनी बढ़ोतरी हुई है। तो देखो अब ये 1973 और 1974 का है और ये 2013-14 का है, ठीक है। ब्लू वाला बॉक्स देखो प्राथमिक क्षेत्र, मतलब बहुत इसमें सबसे देखो आपको सबसे ज्यादा क्या देख रहा है, सबसे ज्यादा जो इसमें है प्राथमिक क्षेत्र है, फिर दूसरे नंबर पे जो इसमें है तृतीय क्षेत्र है, और तीसरे नंबर पे द्वितीय क्षेत्र है, ठीक है। तो मतलब अगर अपन लोग 1973-74 के हिसाब से तुलना करें तो प्राथमिक क्षेत्र तो किस पर है, पहले नंबर पर है, द्वितीय क्षेत्र किस पर है, तीसरे नंबर पर है, और तृतीय क्षेत्र किस पर है, दूसरे नंबर पर। ओके, अब यहां पर आ जाते हैं। अब यहां पर सबसे पहले नंबर पर कौन है, तृतीय क्षेत्र है, तृतीय क्षेत्र सबसे पहले नंबर पे। दूसरे पे कौन आ गया, द्वितीय क्षेत्र, और तीसरे पे कौन चला गया, प्राथमिक क्षेत्र। मतलब सकल घरेलू उत्पाद में, अब सकल घरेलू उत्पाद में हम लोग क्या जोड़ रहे हैं, जो अंतिम बाजार मूल्य है वो हम लोग जोड़ रहे हैं, वो हम लोग जोड़ रहे हैं। तो उस हिसाब से अब आ जाते हैं नेक्स्ट ग्राफ पे। इसमें सकल घरेलू उत्पाद में परसेंटेज का हिस्सा दिखाया है, तो परसेंटेज भी उसी हिसाब से रहेगी जैसा कि ये रहा है। तो पहले फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड, ठीक है, फिर यहां पर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। अधिकांश लोग कहां नियोजित है, मतलब जो अधिकांश लोग हैं वो लोग काम कहां कर रहे हैं। सकल घरेलू उत्पाद में, सकल घरेलू उत्पाद में तीनों क्षेत्रों की हिस्सेदारी में परिवर्तन हुआ है, फिर भी रोजगार में ऐसा ही परिवर्तन नहीं हुआ है। मतलब सकल घरेलू उत्पाद में तीनों क्षेत्रों में परिवर्तन आया, वो भी हमने देखा है, पर रोजगार में ऐसा परिवर्तन नहीं आया, क्योंकि मैं ये आपको बता चुका हूं उत्पादन में बढ़ोतरी और गिरावट हुई, पर रोजगार में उतनी नहीं है। आज भी प्राथमिक क्षेत्र में सबसे बड़ा नियोक्ता है, आज भी प्राथमिक क्षेत्र क्या है, सबसे बड़ा नियोक्ता है। नियोक्ता का मतलब होता है एम्प्लॉयर। देखो एम्प्लॉयर, एक वर्ड होता है एम्प्लॉयर, एक वर्ड होता है एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर होता है बच्चों जो मालिक होता है, जो आपको नौकरी पे रखता है, वो उसे हम कहते हैं एम्प्लॉयर, और एम्प्लॉय होता है जो वहां पे नौकरी करता है वो इंसान। तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय, तो नियोक्ता एम्प्लॉयर जो सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला क्षेत्र है वो आज भी प्राथमिक क्षेत्र है। प्राथमिक क्षेत्र से रोजगार का ऐसा ही क्षेत्र स्थानांतरण क्यों नहीं हुआ। अब ये पूछ रहे हैं कि जब प्राथमिक क्षेत्र से क्या हुआ था कि उत्पादन का स्थानांतरण हो गया, प्रतिस्थापित हो गया, स्थानांतरण का मतलब ट्रांसफर होना, जब वो हो गया तो फिर रोजगार का क्यों नहीं हुआ। तो आओ कारण जानते हैं। इसका कारण यह है कि द्वितीय और तृतीय क्षेत्र में रोजगार के पर्याप्त अवसरों का सर्जन नहीं हुआ। मतलब रोजगार है ना, रोजगार ज्यादा जनरेट नहीं कर पाया द्वितीय और तृतीय क्षेत्र। यह अल्प बेरोजगारी की स्थिति है जहां लोग प्रत्यक्ष रूप से काम कर रहे हैं लेकिन सभी अपनी क्षमता से कम काम करते हैं। अभी आपको मैं बताऊंगा इसके बारे में। इस प्रकार की अल्प बेरोजगारी को छिपी हुई कहते हैं, क्योंकि ये उन लोगों की बेरोजगारी है जिनके पास कोई रोजगार नहीं है और बेकार बैठे हुए हैं से अलग है खुली बेरोजगारी। इसलिए इसे परछन बेरोजगारी भी कहा जाता है। देखो अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो, क्या है ये अल्प बेरोजगारी, खुली बेरोजगारी, परछन बेरोजगारी, इन्हें के बारे में अपन लोग जानते हैं। अब जैसे मान लो कि एक किसान है, ठीक है, किसान है। अब जो किसान के पास ये जमीन का टुकड़ा है, ठीक है, ये जमीन का टुकड़ा है। टोटल जो उसके घर में मेंबर है वो 10 मेंबर है, ठीक है। उसके टोटल जो घर में मेंबर है कितने हैं, 10 मेंबर है। 10 के 10 क्या है, वयस्क के मतलब 18 साल के ऊपर की उम्र के हैं और सबको रोजगार काम मिलना चाहिए, काम करते रहना चाहिए। इनमें से क्या है कि इस पे जो उत्पादन होता है वो 100 किलो
गेहूं का उत्पादन 100 किलो जो वीट है उसका उत्पादन होता है 1 साल के अंदर। ठीक है, 1 साल के अंदर 100 किलो वीट का उत्पादन वहां पर होता है, गेहूं का उत्पादन होता है। अब क्या है कि अगर 5 लोग यहां पर काम करते हैं, अगर 5 लोग यहां पर काम करेंगे तो भी 100 किलो ही उत्पादन होगा, प्रोडक्शन होगा। और अगर ये 10 के 10 लोग भी काम करेंगे तो भी क्या होगा, 100 किलो ही उत्पादन होगा। मतलब 5 कर रहे हैं तो भी 100 किलो, और 5 और मिलाकर कर रहे हैं, 10 कर रहे हैं तो भी 100 किलो। तो फिर उन 5 को, एक्स्ट्रा 5 को लगाने की जरूरत क्या है? पर क्यों? क्योंकि उन एक्स्ट्रा जो 5 उनके पास रोजगार नहीं है, कोई दूसरा काम नहीं। जैसे अपन भी घर पे फ्री बैठे रहे तो बोल नहीं दे चल खेत में चल बेटा, वहां पे काम करा दे, चाहे वहां पर जाकर के क्या है इधर से उधर घूम लूं, थोड़ा उधर का उधर उठा करके रख दूं, मेरे जाने से कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए क्या है, ये लोग क्या है अब जो 10 के 10 भाई खेत में जा रहे हैं, यार बढ़िया है, इनके तो बढ़िया चल रहा होगा, ठीक है ना। दुनिया की नजर में हम लोग क्या है, रोजगार है हमारे पास, देखो खेतों में काम कर रहे हैं। पर हमें पता है कि अगर इसमें से 5 को मैं हटा भी दूंगा तो भी मेरा उत्पादन तो 100 किलो ही होगा ना, और इनकम भी उतनी की उतनी हो रही है। दुनिया की नजर में हमें रोजगार मिला हुआ है, पर हम वैसे क्या है, बेरोजगार है। यही परछन बेरोजगारी है, यही छुपी हुई बेरोजगारी है, लोगों से छुपी हुई है कि हम बेरोजगार हैं। अगर ये 5 लोग द्वितीय क्षेत्र में जाए, किसी फैक्ट्री में जाए, वहां पे काम करे, तृतीय क्षेत्र में जाए, वहां पे कुछ काम करे, अगर ये काम करते हैं तो क्या होगा, एक तो देश में उत्पादन बढ़ेगा और उसके साथ साथ इन लोगों की आय भी बढ़ेगी, इनकम भी बढ़ेगी। तो ये होती है बेरोजगारी। और एक बात हमेशा और ध्यान रखिएगा, बेरोजगार किसे कहा जाता है वो सुनिएगा। बेरोजगार का मतलब ये नहीं है कि मैं काम नहीं करना चाहता, बेरोजगार का मतलब है आप काम करना चाहते हो पर आपको काम नहीं मिल रहा है, यह बेरोजगारी है। आप काम ही नहीं करना चाहते और फिर बोलो मैं तो बेरोजगार हूं, मैं तो बेरोजगार हूं, यह पॉसिबल नहीं है। बेरोजगारी यही है कि आप काम करना चाहते हो पर आपको काम नहीं मिल रहा है। यदि हम कुछ लोगों को कृषि क्षेत्र से हटाकर उन्हें कहीं और समुचित रोजगार उपलब्ध करा दे तो भी कृषि उत्पादन पर पूरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। यही बात मैंने बोली ना, अगर उन 5 लोगों को हटा करके हम और कहीं रोजगार दिला दे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई अन्य रोजगार करने से लोगों की आय से परिवार के कुछ कुल आय में वृद्धि होगी। तो जब अन्य रोजगार करेंगे, वो 5 लोग कहीं बाहर जाकर के काम करेंगे तो परिवार की आय में, टोटल इनकम में भी वृद्धि होगी। अल्प बेरोजगारी दूसरे क्षेत्रों में भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, दूसरे क्षेत्रों में भी हो सकती है। जैसे मान लो आज स्टूडियो में मान लो जरूरत क्या है, 5 लोगों की है, 5 के स्टाफ की जरूरत है, पर यहां पर क्या कर लिया जाए, 3 को और बुला लिया जाए, बोलो आ जाओ भाई, आ जाओ, ठीक है। तो अब वो 3 लोग दुनिया की नजर में तो क्या है कि हाँ भाई काम कर रहे हैं, पर उनके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर उन्हें निकाल भी देंगे तो भी उतना ही प्रोडक्शन होगा, उतने ही वीडियोस बनेंगे, उतना ही काम होगा। तो इसलिए क्या है, ये दूसरे क्षेत्रों में भी हमें देखने को मिल सकती है। अब देखते हैं कि रोजगार में किसकी कितनी भागीदारी है। 71% के साथ प्राथमिक क्षेत्र सबसे ऊपर है, फिर तृतीय क्षेत्र है दूसरे नंबर पे, और तीसरे पे द्वितीय क्षेत्र है। और यहां पर देखो अभी भी प्राथमिक सबसे ऊपर, पर सबसे कम जो रोजगार दे रहा है वो द्वितीय क्षेत्र रोजगार दे रहा है। अतिरिक्त रोजगार का सृजन कैसे हो? अब ये सवाल उठता है कि भैया अगर बेरोजगारी है तो रोजगार का सृजन ज्यादा से ज्यादा कैसे किया जाए, कैसे ज्यादा से ज्यादा जनरेट किया जाए रोजगार, कि लोगों को रोजगार मिले, उनकी इनकम बढ़े, और इनकम बढ़े तो उनके क्या है, जो मूलभूत आवश्यकता है वो पूरी हो, उनका जीवन स्तर है वो सुधार आए उसमें। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के लिए रोजगार में वृद्धि। अब ग्रामीण क्षेत्रों में कैसे कर सकते हैं हम लोग, सिंचाई सुविधाओं में सुधार किया जाना चाहिए। देखो अब ग्रामीण क्षेत्र में मुख्य रूप से जो लोग हैं वो कृषि का काम कर रहे हैं, खेतीबाड़ी का काम करते हैं। अब जो खेतीबाड़ी का काम कर रहे हैं उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सिंचाई है। सिंचाई का मतलब क्या होता है, इरिगेशन बोलते हैं इंग्लिश में, और इरिगेशन का मतलब है, सिंचाई का मतलब है खेतों तक जो पानी पहुंचाने की व्यवस्था है, उसे सिंचाई कहा जाता है। कि भाई आप एक अच्छे सिस्टम से क्या है वहां पानी पहुंचा दिया जाए। अब पानी पहुंचेगा कब, जब पानी होगा। तो सिंचाई होने की जो व्यवस्था है उसमें सरकार को सुविधाओं में सुधार करना चाहिए। ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया जाना चाहिए, ग्रामीण सड़कों का निर्माण हो जिससे क्या हो, जो कृषि का माल है वो जल्द से जल्द क्या हो, फैक्ट्री पहुंच सके। परिवहन पर व्यय में वृद्धि की जानी चाहिए, अच्छे से अच्छा क्या हो वहां पे परिवहन हो, ट्रांसपोर्टेशन क्या हो, अच्छे से अच्छा हो। जो किसान को भी अगर कोई सामान चाहिए तो वो शहर जाकर के जल्दी से सामान लेकर के आ जाए, और यहां से भी कोई माल अगर गांव से शहरों में भेजना हो तो वो भी जल्दी से चला जाए। ग्रामीणों को कम ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराया जाना चाहिए। कम ब्याज दरों पर मतलब कम ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराना किसानों को सरकार दे, जिससे कि क्या हो, वो ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छे बीज खरीद सके, अच्छे से अच्छी मशीनरी खरीद सके और खेतीबाड़ी कर सके।
अब सरकार के कदम देखते हैं, सरकार ने क्या क्या करा है। शैक्षणिक पद्धति को रोजगार के अनुकूल बनाया जाना चाहिए। शिक्षा के ढांचे में व्यावसायिक प्रशिक्षण को भी शामिल किया जाना चाहिए। देखो अब ये क्या कह रहे हैं कि सरकार के कदम में क्या, शैक्षणिक पद्धति जो हमारा एजुकेशनल सिस्टम है ना उसमें चेंज होना चाहिए। ये कह रहे हैं कि एजुकेशनल सिस्टम में चेंज होना चाहिए, जो शैक्षणिक पद्धति उसमें चेंज होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम 10th पढ़ लेते हैं, 12th पढ़ लेते हैं, ग्रेजुएशन पढ़ लेते हैं, उसके बाद भी हमें कोई रोजगार नहीं मिलता, कोई जॉब नहीं मिलती। तो कैसा बनाओ, शैक्षणिक पद्धति को रोजगार के अनुकूल बनाओ, ऐसा पढ़ाओ कि हमें पढ़ते ही रोजगार मिल जाए। और उसके साथ साथ क्या है, व्यावसायिक प्रशिक्षण। व्यावसायिक प्रशिक्षण का मतलब क्या होता है, प्रोफेशनल ट्रेनिंग। प्रोफेशनल ट्रेनिंग हमें क्या है, किसी प्रोफेशन की, किसी व्यवसाय की, किसी धंधे की, किसी काम की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, जिससे कि हम वो सीख करके क्या है कोई काम कर सके, हम भूखे ना रहे। सरकार को कुटीर एवं लघु उद्योगों, कृषि आधारित एवं हस्तशिल्प उद्योगों को प्रोत्साहन देना चाहिए। कुटीर और लघु जो छोटे उद्योग होते हैं उनको सरकार बढ़ावा दे। जो लोग ऐसे उद्योग खोलना चाहते हैं उनको कम ब्याज दरों पर सरकार पैसा दे, ठीक है। और कृषि आधारित जो उद्योग है उनको ज्यादा बढ़ावा दे। हस्तशिल्प जो हाथों से हो रहे उद्योग उनको क्या है सरकार बढ़ावा दे। सस्ते साख उपलब्ध कराना। साख, आप साख की बात कर लीजिए, आप ऋण बात कर लीजिए, आप उधार बोल लीजिए, आप लोन बोल लीजिए, सभी एक ही शब्द होते हैं और सबका मतलब है पैसा लेना। तो सस्ती साख प्रोवाइड सरकार कराए जिससे कि लोग नए उद्योग लगा सके। गहन पूंजी तकनीक की जगह मजदूर गहन तकनीक अपनाई जानी चाहिए। मतलब पूंजी का मतलब क्या है, यहां पे मशीनें कम इस्तेमाल करो, मशीन का कम इस्तेमाल करो और मैन का ज्यादा इस्तेमाल करो। मैन का मतलब ऐसा नहीं कि मैं वुमेन की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है, मैन पावर ही कहा जाता है वो, ठीक है, कि भाई जहां ज्यादा लोग काम करें। तो मशीनों का कम इस्तेमाल करो और मैन का क्या है ज्यादा इस्तेमाल करो। विदेशी निवेश को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, इससे रोजगार सृजन में वृद्धि होती है। विदेशी निवेश क्या होता है, जब कोई बाहर की कंपनी हमारे देश में आकर के क्या है निवेश करती है, पैसा लगाती है, फैक्ट्री खोलती है कंपनी, जैसे मान लो जापान की पैनासोनिक है और वो इंडिया में आकर के क्या है यहां पर आकर के उत्पादन करे, तो ऐसे को क्या है ज्यादा से ज्यादा हमें प्रोत्साहन करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि जब वो यहाँ पर आएगी तो वो तो हम पर अपनी फैक्ट्री लगा कर चली जाएगी। यहाँ पे जो मैनेजर रखेगी, जिन लोगों को काम पे रखेगी वो तो सारे इंडिया के होंगे, तो रोजगार तो क्या है लोगों को मिल ही जाएगा। सभी क्षेत्रों को में रोजगार के नए मार्ग सर्जन करने के लिए अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो सभी क्षेत्रों को हम ज्यादा से ज्यादा रोजगार कैसे सर्जन कर सकते हैं उसके लिए अनुसंधान, रिसर्च एवं डेवलपमेंट की रिसर्च करनी चाहिए और उसका डेवलपमेंट के लिए हम क्या काम कर सकते हैं, ऐसे काम देखने चाहिए। व्यापारिक कार्यविधियों के विकास और रोजगार के लिए सरकार को नीतियां बनानी चाहिए। तो जो व्यापारिक जो ट्रेड की कार्यविधि है उसके लिए सरकार नीतियां बनाए और उनको अच्छा बढ़ावा दे। जैसे ये लिखा हुआ है FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब विदेशी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इसे कहा जाता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग को प्रोत्साहन देना चाहिए जहां रोजगार के ज्यादा अवसर हो, ठीक है। अब ये ऐसे सेक्टर है शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग जहां पर क्या है सेवा क्षेत्र है और इनमें क्या है ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिल सकता है, तो इन पर भी सरकार को बढ़ावा देना चाहिए। अब एक स्कीम आई थी सरकार की नरेगा 2005 में, जिसका फिर बाद में नाम बदल दिया गया, महात्मा गांधी नरेगा कर दिया गया, जिसे मनरेगा भी हम लोग कहते हैं। सभी ग्रामीण मजदूरों को वर्ष में 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराना, 1/3 प्रस्तावित रोजगार महिलाओं के लिए आरक्षित रखना है। मतलब जो भी इसमें अप्लाई करेगा नरेगा के लिए गांव में, उसे 100 दिन का क्या होगा रोजगार प्रोवाइड कराया जाएगा साल में। मतलब 365 दिनों में से 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा। और जितने भी हम अप्लाई करेंगे, मतलब मान लो कि 1000 लोगों के लिए रोजगार है, 1000 लोगों के लिए रोजगार है, तो इसका 1/3 मतलब 330 लोग तो कम से कम महिलाएं होनी ही चाहिए। यदि आवेदक को 15 दिन के अंदर रोजगार नहीं मिल पाता है तो वह स्त्री पुरुष दैनिक बेरोजगारी भत्ता पाएगा। मतलब अगर 15 दिन के अंदर आपको सरकार रोजगार नहीं दे पाती नरेगा के अंदर, तो आपको क्या है दैनिक बेरोजगारी भत्ता देगी। बेरोजगारी भत्ता का मतलब ये होता है कि आप बेरोजगार हो इसलिए सरकार आपको कुछ ना कुछ अमाउंट देगी। दैनिक का मतलब ये कि महीने में वो एक बार डाल देगी। दैनिक वैसे डेली का होता है तो वो डेली के हिसाब से, डेली के 30 रुपए, तो डेली के 30 रुपए मतलब जो महीने के कितने हो गए 900 रुपए सरकार आपके महीने के क्या है बैंक में डाल देगी। इसके अंतर्गत उस तरह के कामों को वरीयता दी जाएगी जिनसे भविष्य में भूमि से उत्पादन बढ़ाने की मदद मिलेगी। तो हम ऐसे कामों को वरीयता देंगे जिससे क्या हो आगे जाकर के उत्पादन बढ़ सके। जैसे कि आप देख रहे हैं पे अलग अलग चीजें बन रही है। पंचायत को योजना बनाने और लागू करने की शक्तियां प्रदान करना, रोजगार सृजन करना। तो पंचायत की योजना बनाना, पंचायत योजनाएं बनाए, हमने पंचायत के बारे में पढ़ा है, ये काम जो है पंचायत के अंदर में ही आ रहा है। संघवाद वाले में जब विकेंद्रीकरण पढ़ा, भारत में विकेंद्रीकरण, तो उसमें हमने पंचायत के बारे में जाना। अब जानते हैं संगठित क्षेत्र, ठीक है। संगठित देखो अभी तक जो हमने पढ़ा ना वो आर्थिक गतिविधियों के आधार पर था, ठीक है। अब ये कुछ सुविधाओं के आधार पर हम लोग देखते हैं संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र, और उसके बाद हम लोग स्वामित्व के आधार पर देखेंगे सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के बारे में।
ठीक है। तो संगठित क्षेत्र के बारे में जानते हैं। संगठित क्षेत्र के वे उद्यम अथवा कार्य स्थान आते हैं जहां रोजगार की अवधि नियमित होती है और उसके लिए लोगों के पास सुनिश्चित काम होता है। देखो संगठित क्षेत्र में हम हमेशा क्या बात करते हैं, अवधि नियमित होगी, मतलब आपको रेगुलर काम मिलेगा, आपको रेगुलर काम मिलेगा, फिक्स रहेगा कि भाई इतने समय तक तो आप काम करोगे, जैसे कि सरकारी नौकरी कि आपकी जब तक 60 साल की उम्र नहीं हो जाती तब तक आप काम करोगे। वे क्षेत्र सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं और उन्हें सरकारी नियमों एवं विनियमों का अनुपालन करना होता है। तो वो जो भी क्षेत्र है वो क्षेत्र सरकार के पास पंजीकृत मतलब रजिस्टर्ड होते हैं और उनको जो भी सरकार ने नियम बनाए, नियम और विनियम मतलब रूल्स और रेगुलेशंस, नियम और विनियम का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो भी सरकार ने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं उनको क्या है फॉलो करना पड़ेगा, उनके अनुपालन करना पड़ेगा, मतलब उन्हें मानना पड़ेगा। इन नियमों में एवं विनियमों का अनेक विधियों जैसे कारखाना अधिनियम, अब देखो अलग अलग कानून है। कारखाना अधिनियम, अगर आप कोई कारखाने में काम करो तो वहां पे क्या क्या बातों का ध्यान रखना है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, भाई कम से कम इतनी मजदूरी तो आपको देनी ही देनी है। सेवानुदान अधिनियम, ठीक है, सेवानुदान एक तरीके से ग्रेच्युटी है, ठीक है। ग्रेच्युटी क्या होता है कि जब आप लोग रिटायर हो जाते हो तो रिटायर के समय में आपको सरकार एक मुश्त राशि देती है, एक साथ में जो राशि देती है उसे कहा जाता है सेवानुदान या ग्रेच्युटी, उसे इंग्लिश में कहा जाता है। दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम दुकानों से रिलेटेड है और इत्यादि में उल्लेख किया गया है। तो ये सभी, जैसे मान लो कि एक कंपनी है, वहां पे सब लोग हैं काम कर रहे हैं, उनकी सारी ये जो कानून के हैं उनको मानना पड़ता है। इसे संगठित क्षेत्र कहते हैं क्योंकि इसके कुछ औपचारिक प्रक्रिया एवं कार्यविधि है। इसे संगठित क्षेत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके औपचारिक कुछ फॉर्मेलिटीज है, वो फॉर्मेलिटीज आप पूरी करोगे, वो कार्यविधि जो कुछ विधि से उस कानून से आप निकलोगे तभी जाकर के आपको परमिशन मिलेगी। सवेतन छुट्टी, यहां पर आपको छुट्टी भी मिलती है, अवकाश काल में भुगतान भी मिलता है, घर पे बैठे बैठे भी आपको भुगतान मिलेगा। भविष्य निधि, ठीक है, फ्यूचर के लिए भी आपको मिलेगा। सेवानुदान, भविष्य निधि मतलब एक तरीके से पेंशन है, जो आपको पेंशन मिलती है वो पेंशन है, और सेवानुदान ग्रेच्युटी तो मिलेगी। वे चिकित्सीय लाभ पाने के हकदार होते हैं और नियमों के अनुसार कारखाना मालिक को पेयजल और सुरक्षित कार्य पर्यावरण जैसी सुविधाओं को भी सुनिश्चित करना होता है। तो यहाँ पर उनको क्या है, चिकित्सीय लाभ भी मिलता है, ठीक है, और ये जिम्मेदारी है मालिक की कि वो अच्छे से अच्छा क्या करे, वहां पे पानी की सुविधाएं कराए, अच्छे पर्यावरण की सुविधा वहां पे कराए। जब वे सेवानिवृत्त होते हैं तो पेंशन भी प्राप्त करते हैं, तो उन्हें पेंशन भी मिलती है। अब आ जाते हैं असंगठित क्षेत्र। छोटी छोटी और बिखरी इकाइयां जो अधिकांश सरकारी नियंत्रण से बाहर होती है, से निर्मित होती है। तो भाई अब ऐसी इकाइयां या ऐसी यूनिट्स जो सरकार के कंट्रोल में नहीं, सरकार से बाहर काम कर रही है, उसे हम असंगठित कह रहे हैं। इस क्षेत्र के नियम और विनियम तो होते हैं परंतु उनका अनुपालन नहीं होता है, वे कम वेतन वाले रोजगार हैं और प्राय नियमित नहीं है। तो अब क्या है, नियम कानून कायदे तो सरकार ने यहाँ के लिए भी बना रखे हैं पर कोई मानता ही नहीं है, क्योंकि सरकार से हम क्या है रजिस्टर्ड नहीं है। तो सरकार से रजिस्टर्ड नहीं है तो हमें कोई मानता भी नहीं है, और यहाँ पे काम क्या है रेगुलर नहीं है, नियमित नहीं होता। यहां अतिरिक्त समय में काम करने, सवेतन छुट्टी, अवकाश, बीमारी के कारण छुट्टी इत्यादि का कोई प्रावधान नहीं है। मतलब सिर्फ आप जितना काम करोगे उतना आपको पैसा मिल जाएगा, शायद उससे कम ही मिले ना। आपको कोई छुट्टी मिलेगी, छुट्टी पे भी पैसा नहीं मिलेगा, आपको कोई चिकित्सा का लाभ भी नहीं मिलेगा, ऐसी कोई भी सुविधा नहीं मिलेगी। जैसे ये देखो कि जो मजदूर काम कर रहे हैं वो ऐसे क्षेत्रों में आ जाते हैं। रोजगार सुरक्षित नहीं है, श्रमिकों को बिना किसी कारण काम से हटाया जा सकता है। तो श्रमिक जो लेबर काम करे उसको क्या है कभी भी हटा दिया जाता है, और उस जो श्रमिक वहां पे काम करे, जो नियोक्ता है, जो मालिक है, एम्प्लॉयर है, उसके अनुसार काम होता है। अगर मान लो जैसे मालिक ने बोल दिया जा रामू मेरे घर से ये मेरा टिफिन लेकर क्या, रामू बोलेगा मालिक मैं तो फैक्ट्री का काम कर रहा हूँ, फैक्ट्री का काम करने के लिए रखा, कोई आपके घर से टिफिन लाने के लिए थोड़ी रखा है। अच्छा मेरे खिलाफ बोलता है तू, ठीक है चल कल से काम पे बता। तो यहाँ पे क्या मालिक के अनुसार क्या है काम होता है। कुछ मौसमों में जब काम कम होता है तो कुछ लोगों को काम से छुट्टी दे दी जाती है। अब जैसे मान लो जब काम कम हो गया तो क्या है लोगों को वहां पे छुट्टी दे दी जाएगी, उन लोगों को क्या है निकाल दिया जाएगा, क्योंकि ये असंगठित क्षेत्र में यह है कि जितना उत्पादन होगा उसी हिसाब से लोगों को रखा जाएगा, और जब काम कम हो जाएगा तो लोगों को बाहर कर दिया जाएगा। बहुत से लोग नियोक्ता की पसंद पर निर्भर होते हैं, तो नियोक्ता जो मालिक है उसके अनुसार काम करते हैं। मैंने कहा ना जैसे मालिक ने रामू को बोला जब मैं घर से टिफिन लिया और रामू ने मना कर दिया तो रामू को क्या है काम से निकाल दिया जाएगा। इस क्षेत्र में काफी संख्या में लोग अपने अपने छोटे कार्यों जैसे सड़कों पर विक्रय अथवा मरम्मत कार्य में स्वतः नियोजित है। स्वतः नियोजित मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड है, खुद का काम खुद करते हैं। जैसे कोई ठेला लगा लिया, सब्जी का ठेला लगा लिया, फलों का। और कोरोना महामारी के दौरान लॉकडाउन में मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा जो सच में कहीं अच्छा काम कर रहे हो और बहुत कुछ है, पर ऐसी स्थिति उन लोगों की आ गई कि उन लोगों को ठेले लगाने पर वो मजबूर हो गए। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का संरक्षण कैसे हो। अब जो असंगठित क्षेत्र में जो श्रमिक है, जो लेबर है, उसको हम कैसे क्या है बचा सकते हैं, संरक्षण उनको दे सकते हैं। हम यह भी पाते हैं कि बहुसंख्यक श्रमिक अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जातियों से जो असंगठित क्षेत्र में रोजगार
करते हैं। तो आप ये देखिएगा कि जो ऐसे जो असंगठित क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं, जो मजदूर हैं, वो कौन है? अनुसूचित जाति, जो दलित वर्ग के हैं, आदिवासी वर्ग के हैं, पिछड़ी जातियों के वो लोग हैं, और उनमें भी विशेष करके महिलाएं आपको देखने को मिलेंगी। ये श्रमिक अनियमित और कम मजदूरी पर काम करने के अलावा सामाजिक भेदभाव का भी शिकार होते हैं। तो अनियमित काम तो मिलता ही, काम रेगुलर है नहीं, और कम मजदूरी भी मिलती है, उसके साथ साथ क्या होता है? सामाजिक भेदभाव होता है जाति के आधार पर। अरे तुम तो इस जाति के हो रे, तुम ये काम नहीं करोगे तो कौन करेगा, करो चलो। तो ऐसा क्या है? सामाजिक भेदभाव भी उन्हें देखना पड़ता है। अतः आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को संरक्षण और सहायता अनिवार्य है। तो इसलिए उनको क्या है? आर्थिक रूप से भी मजबूत बने और सामाजिक रूप से भी मजबूत बने, इसलिए उन्हें सहायता देना सरकार की जिम्मेदारी है, और सरकार ऐसे कदम उठाए और उठा भी रही है। किसानों को समय से बीज, कृषि उपकरण, साख भंडारण और विपणन केंद्र की सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। किसानों को क्या करें? हम समय में बीज उपलब्ध करा दें, ठीक है। कृषि उपकरण, जो सामान जो इस्तेमाल करते हैं उनको प्रोवाइड कराए, साख उनको लोन दिलाए, भंडारण की सुविधा उन्हें दे, विपणन क्या होता है? मार्केटिंग, और उनके लिए मार्केटिंग का काम भी सरकार करे, ऐसे सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। शहरी क्षेत्रों में अनियमित मजदूरों को कच्चे माल की प्राप्ति के लिए सरकारी सहायता की आवश्यकता है, और शहरों में जो अनियमित मजदूर, जो रेगुलर जिनको काम नहीं मिल रहा है, उनके लिए क्या है? सरकार कच्चे माल पहुंचाने की सुविधा भी सरकार करे। लघु उद्योग, लघु उद्योग क्या होते हैं? छोटे उद्योग होते हैं। देखो, दो जो उद्योग है, लघु उद्योग और जो बड़े उद्योग है, इनमें जो अंतर है वो पूंजी के आधार पर अंतर है। पूंजी मतलब पैसा, कैपिटल, कैपिटल कितनी होगी? तो लघु उद्योग में है ना, जब शुरुआत में तो 1 लाख था, फिर बढ़ाया 1 करोड़ कर दिया, और शायद अभी 5 करोड़, 1 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में अगर कोई इन्वेस्टमेंट करता है, कोई पैसा लगाता है, तो वो लघु उद्योग में आएगा। और उस 5 करोड़ से ज्यादा आप पैसा लगा रहे हो अपने बिजनेस में, तो फिर वो बड़े उद्योगों में आ जाता है। लघु उद्योगों को भी कच्चे माल की प्राप्ति और उत्पादन के विपणन के लिए कम ब्याज दरों पर ऋण दे, मतलब कम ब्याज दरों पर ऋण देना बार बार में आ रहा है, देने की आवश्यकता है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लागू करना चाहिए, तो कम से कम इतनी मजदूरी तो लोगों को मिलनी चाहिए, वो अधिनियम भी हमें लागू होना चाहिए। सरकार को उनको साक्षरता, मतलब उनको साक्षरता, उन्हें पढ़ाई लिखाए सरकार, समग्र विकास, उनका पूरा विकास करे, ठीक है। उनका स्वास्थ्य के हिसाब से भी, उनका आर्थिक विकास, उनका सामाजिक विकास, सामाजिक सुरक्षा के लिए योजना तैयार सरकार को करनी चाहिए। एक बोर्ड की स्थापना की जानी चाहिए जो असंगठित क्षेत्र के लोगों की सुरक्षा हेतु कानून बनाए जाने पर विचार करे। मतलब एक बोर्ड, अब बोर्ड का मतलब क्या है? एक लोगों का ऐसा समूह बना दे, एक ऐसे लोगों का ग्रुप बना दे जो क्या है? ऐसे कानून पे सरकार को सुझाव दे कि असंगठित क्षेत्र के लिए ये कानून बनाओ, वहां पे इस प्रकार से भेदभाव हो रहा है, इस प्रकार से लोगों के साथ गलत हो रहा है, इस प्रकार से लोगों को कभी भी काम पर से हटा दिया जाता है। तो कानून बनाने की सरकार को एडवाइस दे और सरकार फिर संसद से कानून बनाए। अब आ जाते हैं स्वामित्व आधारित क्षेत्र पे। स्वामित्व का मतलब क्या है? हमारा स्वामित्व, अधिकार किसका होगा उस पर। तो ऐसे क्षेत्रों के बारे में जानते हैं। 2 प्रकार के हैं, सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र। सार्वजनिक मतलब पब्लिक क्षेत्र, जहां पे सरकार का अधिकार होगा, और निजी क्षेत्र जहां पे प्राइवेट का अधिकार होगा। अधिकांश परिसंपत्तियों पर सरकार का स्वामित्व होता है, तो यहाँ पे जो अधिकार है किसका है? सरकार का होगा पूरा पूरा। इस पे परिसंपत्तियों पे निजी स्वामित्व मतलब किसी प्राइवेट का हाथ होगा, तो यहाँ पे किसका अधिकार होगा? प्राइवेट वाले का। सभी सेवाएं सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी, यहाँ पे जो भी सेवाएं वो सरकार उपलब्ध कराएगी। सेवाओं के वितरण की जिम्मेदारी एकल व्यक्ति या कंपनी के हाथों में होती है। अब निजी क्षेत्र में क्या होता है? या तो कोई एक इंसान अपना बिजनेस चलाए तो उसके ऊपर डिपेंड है, नहीं तो 2-3 लोग मिलकर के अगर बिजनेस चला रहे हैं तो उन लोगों के ऊपर डिपेंड होता है। और हमेशा ध्यान ये बात रखिएगा, जो सरकार काम करती है, सरकार जो काम करती है वो सामाजिक कल्याण के लिए कर रही है। सामाजिक कल्याण के लिए सरकार काम करती है। सरकार कभी भी लाभ कमाने के लिए काम नहीं करती। और निजी क्षेत्र क्या है? लाभ कमाने के लिए काम करते हैं। जैसे कि आप देखो, आप सरकारी स्कूल में पढ़ते हो तो पूरे 500 या 1000 रुपए में पूरे साल में पढ़ा देते हैं, और स्कूल जब अगर प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हो तो एक महीने की भी शायद 1000 नहीं, उससे ज्यादा ही फीस होती होगी, मतलब पूरे महीने का 1 लाख 1.5 लाख, पूरे साल का 1-1.5 लाख का खर्चा आ जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र की गतिविधियां पूरे राष्ट्र हित में की जाती है, ये राष्ट्र हित में होती है। कोई भी काम सरकार करेगी वो पूरे देश के हित को देख करके करेगी, सबका भला होना चाहिए। गतिविधियां मुख्य रूप से लाभ कमाने के लिए की जाती है। श्रमिक सुरक्षित महसूस करते हैं तथा नियमित तथा अनुशासित काम उपलब्ध होता है। श्रमिकों को सुरक्षित महसूस होता है क्योंकि पूरे कानूनों के अंडर में काम कर रहे हैं, और नियमित काम होता है, रेगुलर काम उनको मिलता रहता है, और अनुशासित एक डिसिप्लिन से काम चलता है। श्रमिकों का रोजगार असुरक्षित होता है, कभी भी उन्हें हटा दिया जाता है नौकरी से। श्रमिकों को बिना कारण हटाया भी जा सकता है। सरकार करों व अन्य तरीकों द्वारा धन उगाहती है, मतलब सरकार क्या है? कर लेती है, टैक्स लेती है लोगों से, और उसके द्वारा ही क्या है? अपना पैसा बनाती है सरकार। और यहाँ पे इस तरह की सेवाएं प्राप्त करने के लिए धन खर्च करना पड़ता है। और अगर आप किसी प्राइवेट चीज को लेते हो, आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओगे, आप प्राइवेट स्कूल में जाओगे, तो आपको वहां पे पैसा देना पड़ेगा, फिर आपको वो सेवाएं मिलेगी। उदाहरण स्वरूप
रेलवे तथा डाकघर, उदाहरण स्वरूप जैसे टिस्को, रिलायंस इंडस्ट्री, रिलायंस विप्रो, इन्फोसिस इत्यादि। तो ये क्या है, हमारा सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बारे में। तो इसी के साथ क्या है, आज का जो हमारा वन शॉट है वो कंप्लीट होता है। अब देखो भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में आप लोगों ने बहुत कुछ देख लिया, बहुत कुछ जाना। अब यहाँ पे कुछ जो इंपॉर्टेंट बातें हैं ना, एग्जाम में आपको जो ध्यान रखनी है वो ये रखना है कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे कि भाई लोगों को ऋण प्रोवाइड हो, जिससे क्या है रोजगार उनको बढ़े, कृषि में सुविधाओं में सुधार आना चाहिए, ठीक है, आर्थिक सामाजिक भेदभाव दूर होना चाहिए, ऐसी व्यवस्था है, इनके आधार पे सुधार आना चाहिए, सरकार को ऐसे काम करने चाहिए, व्यावसायिक प्रशिक्षण देना चाहिए। मुख्य पॉइंट्स आप लोग याद रखिएगा और आपको बहुत बिल्कुल अच्छे से तैयारी करिए। कोई भी प्रॉब्लम आई आप कमेंट बॉक्स में पूछेगा, और अच्छा लगा हो ताबड़तोड़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो अपने चैनल को, और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।